चलो ठीक है भाई। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हम लोग मेरे प्यारे भाई इस समय तो परसेंटेज प्रतिशत पढ़ रहे हैं और शाम 6 बजे के टाइम स्लॉट में आपकी जो क्लास चल रही है वो चल रही है शर्ट्स और इंडिसेस, घातांक और करणी की। तो 2 टाइम स्लॉट में क्लासेस हैं। इस टाइम हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और शाम के 6 बजे शर्ट्स और इंडिसेस, घातांक और करणी पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई। और कल की शर्ट्स इंडिसेस की क्लास आपने देखी होगी। कल की क्लास मैंने बेसिक कराया था। देखी किस किसने कल की क्लास अटेंड करी थी घातांक करणी की? वीडियो ऑडियो क्लियर है एकदम? बेसिक लेक्चर आप मिस कर देते हो ना, फिर परेशानी होती है। बीए करें या बीएससी करें सर, भाई ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। जो ठीक लगे वो कर लीजिए। कल से शर्ट्स इंडिसेस की शाम 6 बजे क्लास शुरू हो चुकी है और दोपहर में 12 बजे आपकी ये परसेंटेज की क्लास चल रही है। अब आपके 2 टाइम स्लॉट में क्लास होगी। इस टाइम में अर्थमेटिक मैथ चलेगा और शाम को 6 बजे आपका एडवांस मैथ और नंबर सिस्टम वगैरह चलेगा। ठीक है। जिन्होंने शर्ट्स की क्लास नहीं अटेंड करी थी वो पहले उसको पढ़ें, तभी आज की क्लास में आना। बिना पढ़े शर्ट्स की क्लास में नहीं आना। ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। बताओ बच्चों, कल मैंने क्या शुरू किया था परसेंटेज में? बताइए मेरे भाई, कल हमने परसेंटेज में क्या शुरू किया है? आय खर्चा बचत वाले सवाल है ना, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले सवाल हमने शुरू किए हैं कल से। ठीक है। तो अब उसी पर बेस्ड हम और क्वेश्चन करेंगे, मिसलेनियस सवाल। कल मैंने आपको आय खर्चा बचत पर बेसिक सवाल बताए थे कि भाई दो चीजें, किन्हीं भी 2 चीजों में आपको चेंज देगा, तीसरी पूछेगा। अब हम आय खर्चा बचत पे ही और हाई लेवल के अच्छे मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हम करेंगे मेरे भाई इस पर, और फिर अगला टाइप आएगा। सवाल नंबर 9, बताइए। राजू अपनी इनकम का 15% बचाता है। राजू की इनकम 18% बढ़ती है, इसलिए राजू ने अपनी बचत भी 20% बढ़ा दी। बोला है यदि वेतन में वृद्धि के बाद उसका खर्चा, इफ हिज एक्सपेंडिचर आफ्टर एन इंक्रीज, सवाल बोला है इफ हिज एक्सपेंडिचर आफ्टर एन इंक्रीज इन सैलरी वॉज 1,32,500 रुपए, फाइंड हिज सेविंग बिफोर द इंक्रीज इन सैलरी। तो वेतन में वृद्धि से पहले उसकी सेविंग्स कितनी थी मेरे भाई? बहुत बेसिक सवाल, बिल्कुल कल वाले मेथड से ही। हमने कल आपको समझा दिया था बेसिक कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा जमा बचत। राजू अपनी इनकम का 15% बचाता है। 15% बचाता है, इसका मतलब यह हुआ, बहुत आसान डाटा है कि अगर राजू 100 रुपए कमाता है मेरे भाई, तो राजू 100 रुपए में से, अगर राजू 100 रुपए कमाता है तो 100 में से 15 वो बचाता है। यानी कि वो राजू खर्च कितना करता है? 85 रुपए खर्च करता है, 85। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी? अगर राजू 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 15 रुपए राजू बचत करता है और बाकी का राजू 85 खर्च कर रहा है। राजू की आय खर्चा बचत का रेशियो है। अब सवाल के अनुसार राजू की इनकम 18% बढ़ी। राजू की इनकम 100 है, 100 का 18% कितना होता है? 18। राजू की इनकम 18 बढ़ी, राजू ने अपनी बचत 20% बढ़ा दी। राजू की बचत कितनी बढ़ी? 20%। राजू की बचत है 15, तो राजू ने अपनी बचत 15 का 20% कितना होता है? 3। तो राजू ने अपनी बचत 3 बढ़ा दी मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ राजू का खर्चा कितना बढ़ जाएगा? राजू का खर्चा कितना बढ़ जाएगा? जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाइयों में, राजू का खर्चा कितना बढ़ जाएगा? बहुत बेसिक सवाल है, कोई दम नहीं है सवाल में। भाई इनकम 18 बढ़ गई, बचत 3 बढ़ी है, तो इन दोनों को जोड़ के ही तो 18 आना चाहिए। खर्चा और बचत को जोड़ के ही तो आया आना चाहिए 3, और ये 15 आ जाएगा मेरे पे। 15 में 3 जोड़ूंगा,
15 प्लस 3 करूंगा तभी तो 18 आएगा, यानी कि राजू का खर्चा 15 बढ़ गया। सवाल में दिया है इफ हिज एक्सपेंडिचर आफ्टर एन इंक्रीज इन सैलरी वॉज 1,32,500, वेतन में वृद्धि के बाद उसका खर्चा 1,32,500 था। वेतन में वृद्धि के बाद उसका खर्चा 1,32,500 था। तो मेरे भाई सैलरी बढ़ने के बाद उसका खर्चा कितना हो गया? भाई पहले उसका खर्चा 85 था, पहले राजू का खर्चा 85 था, सैलरी बढ़ी तो खर्चा कितना बढ़ा? 15। सैलरी बढ़ने के बाद राजू का खर्चा कितना बढ़ा? 15। तो राजू का नया खर्चा कितना आ गया? 100 आ गया। राजू का नया खर्चा 100 आ गया। भाई सैलरी बढ़ने के बाद राजू का खर्चा दिया है कि सैलरी बढ़ने के बाद राजू का खर्चा 1,32,500 रुपए था। सैलरी के पहले खर्चा कितना था? 85 रुपए। बढ़ने के बाद खर्चा कितना बढ़ा? 15। 85 प्लस 15, अब खर्चा 100 हो गया। और 100 की वैल्यू सवाल में 1,32,500 रुपए दी है। 100 की वैल्यू 1,32,500 रुपए दी है। कितने गुना? 1325 गुना। 1325 टाइम्स 1325 गुना। पूछा है सैलरी बढ़ने से पहले उसकी बचत कितनी थी? तो सैलरी बढ़ने से पहले उसकी बचत थी 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू यह है बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 15 की वैल्यू भी 15 का 1325 गुना आ जाएगा। ये आंसर है। ठीक है भाई। 15 गुणा 1300 19,000, 15 गुणा 25 375, 19,875 आंसर है। डी ऑप्शन 19,875। ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट? समझ में आया? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई समस्या? मुझे लगता है समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10। इसको बताइए भाई, बड़े प्यार से देखिएगा इस सवाल को। रमेश अपनी सैलरी में से 26 सही 2/3% बचाता है। रमेश अपनी सैलरी में से 26 सही 2/3% बचाता है। क्लियर है? आगे क्या बोला है? खर्च 20% बढ़ जाने पर वह हर महीने 4,080 की बचत कर पाता है। ध्यान सुनिएगा, रमेश जो है अपनी सैलरी में से 26 सही 2/3% हर महीने बचाता है। अब रमेश का खर्च 20% बढ़ गया। खर्च 20% बढ़ने की वजह से रमेश अब हर महीने 4,080 रुपए की ही बचत कर पाता है। सवाल में पूछा रमेश की मंथली सैलरी कितनी है। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, बहुत प्यार से दिमाग लगा के समझिएगा। मैं आपसे कहता हूं आय बराबर इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, सभी को पता है। अब पहली लाइन के अनुसार यह बोला है रमेश अपनी सैलरी में से 26 सही 2/3% बचाता है। 26 सही 2/3% की पहले तो यह बताओ फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 26 सही 2/3% ऐसे लिख सकते हैं 20% प्लस 6 सही 2/3%, 20% 1/5, 6 सही 2/3% 1/15। तो 1/5 में 1/15 जोड़ेंगे तो यह आएगा 4/15, यानी कि रमेश अपनी सैलरी में से 4/15 बचाता है। तो अगर रमेश की सैलरी 15 है दोस्त, अगर रमेश की सैलरी 15 है तो रमेश 15 में से 4 बचाता है, तो यानी कि रमेश बाकी का 11 खर्च करता है। रमेश अपनी सैलरी का 26 सही 2/3% बचाता है, यानी कि रमेश की अगर इनकम, ठीक है भाई, अगर रमेश की सैलरी 15 है तो 15 का 26 सही 2/3% 4 सेव करता है, तो 15 में से 4 घटे 11 खर्चा करता है। अब रमेश का खर्चा 20% बढ़ गया। रमेश का खर्चा 20% बढ़ गया, वह हर महीने 4,080 रुपए की बचत कर पाता है। उसकी मंथली सैलरी कितनी है? एक बार बताओ, क्या इस सवाल में रमेश की सैलरी के बारे में पूछा गया, कुछ बताया गया? नहीं, इस सवाल में रमेश की सैलरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, यानी कि रमेश की सैलरी सेम रहती है। जब सवाल में कुछ बोला ही नहीं गया तो आप यह मान के चले कि रमेश की सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जितनी सैलरी पहले थे अभी भी उतनी है। रमेश का खर्चा 20% बढ़ेगा। देखिए 20% निकालना है, अगर मुझे 20% निकालना है तो कैलकुलेशन तब आसान होगी जब आप एक जीरो बढ़ा लोगे। आप यहां ना एक जीरो बढ़ा लो कि भाई अगर रमेश की इनकम 150 है, खर्चा 110 है, बचत 40 है, आप यहां 10 से गुणा कर लो, पुल रेशियो को 10 से गुणा कर दो। अब आप ये बताइए रमेश का खर्चा 20% बढ़ गया,
रमेश का खर्चा है 110, 110 का 20% कितना होता है 22। रमेश का खर्चा 22 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 22 बढ़ गया। क्लियर है भाई, रमेश का खर्चा है 110, 110 का 20% कितना होता है 22। रमेश का खर्चा 22 बढ़ गया, सैलरी सेम रही। सैलरी सवाल में ये तो नहीं बोला गया कहीं पे कि सैलरी बढ़ी है रमेश की। जब सवाल में नहीं कुछ बोला गया तो मान के चलेंगे सैलरी जितनी पहले थी रमेश की 150 अब भी उतनी है। लेकिन रमेश का खर्चा 22 बढ़ गया, सैलरी सेम रही, रमेश का खर्चा 22 बढ़ गया, तो रमेश की बचत क्या 22 कम नहीं हो जाएगी मेरे भाई? आप बताओ, आपकी कमाई तो बढ़ी नहीं, आप 10,000 महीने पहले कमा रहे थे, आज भी 10,000 महीने कमा रहे हो, आप 1,000 रुपए ज्यादा खर्च करने लगो। अगर आप खर्चा 1,000 रुपए बढ़ाओगे तो बचत 1,000 रुपए कम करनी पड़ेगी। तो अगर आपका खर्चा 22 बढ़ गया तो बचत 22 कम करनी पड़ेगी। यानी कि अगर बचत पहले 40 थी तो 40 से 22 कम करनी पड़ेगी। अब बचत कितनी की होगी 18 की। अब आपकी सेविंग 18 की होगी। और सवाल में यही बोला है मेरे भाई, 110 का 20% लिखा है मैंने 22। अब यही बोला है कि हर महीने 4,080 की बचत कर पाता है। अब बचत कर रहा है 18 की। सवाल के अनुसार हर महीने बचत कितने की करता है 4,080 रुपए की। तो 18 यूनिट की वैल्यू ही 4,080 रुपए के बराबर है। बोला उसकी मंथली सैलरी कितनी है, मंथली सैलरी है 150 यूनिट, 150 यूनिट के लिए पूछी है। अगर 18 यूनिट के लिए 4,080 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4,080 बटे 18, 1 यूनिट का मान आ गया। हमसे 150 यूनिट का मान पूछा है, 150 यूनिट उसकी मंथली सैलरी है, तो 150 से गुणा कर देंगे, ये आंसर आएगा मेरे भाई। ठीक है भाई, 6 से 150 25 बार, और 6 से आपका जाएगा 18 3 बार, 300 और 108 है ना मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा 136। 1,360 गुणा 25 आएगा मेरे भाई, 1,360 गुणा 25 यानी कि 25,000, और 36 गुणा 25 9,000, ये आएगा 34,000। 136 में वैसे भी 17 आता है, 17 8 136, तो जो भी आंसर आएगा 17 का मल्टीपल आएगा। 17 से ना ये कटता ना ये कटता ना ये कटता, ये 17 से कटता ही आंसर है 34,000। मुझे लगता है आपको समझ में आया है। आगे चलेंगे, अगला टाइप बताएंगे जल्दी से। अगला डीपी कांस्टेबल 2023 के पेपर का सवाल। पी और क्यू की सैलरी मिलाकर 4,32,000 है। पी और क्यू अपनी सैलरी का 75% और 61% खर्च करते हैं। उनकी बचत बराबर है। पी और क्यू की बचत बराबर है, पी की सैलरी क्या है? बहुत बढ़िया, सवाल में क्या पूछा है सैलरी। देखो इस पूरे सवाल की जो मेन लाइन है वो ये है कि उनकी बचत बराबर है। मैंने मान लिया कि पी की सैलरी पी है, क्यू की सैलरी क्यू है। मैंने मान लिया कि पी की सैलरी पी रुपए है, क्यू की सैलरी क्यू रुपए। माना पी रुपए कमाता है, क्यू रुपए कमाता है, तो पी की सैलरी को पी रुपए मान लिया, क्यू की सैलरी को क्यू रुपए मान लिया। अब आप बताओ, पी 75% खर्च करता है, क्यू 61% खर्च करता है, उनकी बचत बराबर है, तो दोनों की बचत निकालिए ना। अगर पी अपनी इनकम में से 75% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? पी अपनी सैलरी का 75% खर्च करता है, 100 में से 75 घटाइए तो बचा 25%, तो पी अपनी सैलरी का 25% बचत करता है। पी की सैलरी का 25% बचत है। क्यों 61% खर्च करता है? क्यों 100% में से 61% खर्च करता है तो 39%। क्यों अपनी सैलरी का 39%, क्यों अपनी सैलरी का 39% बचत करता है? और पी और क्यू दोनों की बचत बराबर है, बराबर कर दीजिए। जैसे ही आप बराबर करोगे कट जाएगा, पी और क्यू की सैलरी का रेशियो आ गया। पी और क्यू की सैलरी का रेशियो 25/39/25, ये पी और क्यू की सैलरी का रेशियो आ गया। बात आई समझ में? आप बोलोगे यस सर आ गया। पी की सैलरी पूछे, पी की सैलरी है 39 यूनिट, 39 यानी कि 13 का मल्टीपल आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा मेरे भाई वो 13 से कटेगा। 39 में 13 आ रहा है ना। मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, पूरी कैलकुलेशन में तो बहुत टाइम लगेगा। टोटल सैलरी को बराबर करो फिर इसकी निकालो, इतना टाइम नहीं है भाई इंसान के पास। ठीक है भाई, 39 का मतलब जो भी आंसर आएगा 39 में 3 आता है, 13 आता है, 3 से कटने वाला 13 से कटने वाला। जैसे ये नंबर 13 से कटता है 26 26, ये 13 से नहीं कटेगा। आपको सर आपने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया 13 से नहीं कट रहा ये नंबर? देखो 26 इसका मतलब हो गया 26 ये और 3750, ब्रेक कर लिया करो। ये नंबर 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26। क्या ये नंबर 13 से कटेगा? कहीं नहीं कटेगा ये नंबर 13 से, 125 से कटेगा ये नंबर 13 से ही कट रहा। ऐसे ही 26 कट जाएगा 13 से, 325 13 से,
13 दूनी 26, 6, ये नंबर 13 से कट रहा है। 3 आ रहा है, 3 से भी कटना चाहिए। कोई नंबर 3 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। अंकों का योग निकालो, 6 3 9, 2 2 4 5 9। यार ये भी 3 से कट रहा है, लंबा हो रहा है भाई। 6 3 9 7 2 9, ये नंबर 3 से नहीं कट रहा, खत्म। आंसर या ए ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। या ये नंबर 13 से कट रहा है, 13 कम 13 10 13 104 2, 13 कम 13, ये नंबर 13 से नहीं कट रहा। आंसर है डी, डी आंसर है। पी और क्यू दोनों को मिलाकर सैलरी दिया तो आप 39। अरे भैया सवाल में क्या पूछा, पी की सैलरी पूछा है, पी की। जब पी की सैलरी पूछा है तो आंसर 39 का मल्टीपल आएगा, 3 13 से कटने वाला वो एक ही ऑप्शन है, डी। खत्म। आइए सीजीएल 2024 के पेपर का सवाल। पी और क्यू की सैलरी मिलाकर 9,60,000 है। पी और क्यू अपनी सैलरी का 64% और 44% बचत करते हैं। पी एंड क्यू से 64% एंड 44% ऑफ देयर सैलरी। सवाल में आगे क्या बोला है, इफ पीज एक्सपेंडिचर इज 1.5 टाइम्स क्यूज एक्सपेंडिचर। पी का खर्चा क्यू के खर्चे का 1.5 गुना है। पी का खर्चा क्यू का 1.5 गुना है, तो आपसे पूछा है पी और क्यू की सैलरी का रेशियो क्या है। भैया मान लिया पी की सैलरी पी रुपए है, क्यू की सैलरी क्यू रुपए। मैंने मान लिया पी रुपए कमाता है, क्यू रुपए कमाता है। हमें ना रेशियो पूछा है, जब हमसे रेशियो पूछा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। अब एक बात देखिए, सवाल की जो सारी लाइन है वो इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। पी का जो खर्चा है वो क्यू के खर्चे का 1.5 गुना है। तो पी का खर्चा निकालो, क्यू का खर्चा निकालो। खर्चा कैसे आता है, खर्चा आता है इनकम में से बचत घटा के। आप ध्यान सुनिएगा, पी अपनी इनकम का 64% बचत करता है, पी 64% सेव करता है, तो खर्च कितना कर रहा है, पी 100% में से 64 बचत कर रहा है, 100 में से 64 घटाइए, पी अपनी सैलरी का 36% खर्च कर रहा है, पी का खर्चा आ गया। क्यों अपनी सैलरी का 44% बचत करता है। अगर क्यों 44% बचत करता है तो खर्चा कितना कर रहा है, 100 में से 44 घटाइए 56। क्यों अपनी सैलरी का 56% खर्च करता है। ये पी का खर्चा आ गया, क्यू का खर्चा आया। सवाल के अनुसार पी का जो खर्चा है वो क्यू के खर्चे का 1.5 गुना है, तो पी का खर्चा बराबर क्यू के खर्चे का 1.5 गुना, बराबर कर दीजिए। आंसर आ गया एक स्टेप में। जब आपसे रेशियो पूछा होता है तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादातर। कट गया मेरे भाई, ठीक है जी। 4 से चला जाएगा 9 बार, 4 से आपका चला जाएगा 14 बार, 14 गुणा 1.5 आ जाएगा जी आपका 21। तो पी बटे क्यू आ जाएगा मेरे भाई, क्यू इधर आएगा, 14 गुणा 1.5 21, 9 चला जाएगा राइट साइड में, 3 से काटेंगे 7/3। पी क्यू की सैलरी का रेशियो 7/3 आ गया। ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट है। अगला बताइए, सवाल नंबर 13 जल्दी से। पी और क्यू को बराबर करके रेशियो, पी और क्यू को बराबर नहीं किया है, पी क्यू को बराबर नहीं किया है बाबलो। क्या बराबर किया, बचत बराबर किया। ये पी की बचत है, ये पी की बचत है, ये क्यू की बचत है। पी और क्यू की बचत को बराबर किया है। यहां ये पी का खर्चा है, ये क्यू का खर्चा है। पी का खर्चा क्यू का 1.5 गुना है। जो सवाल कह रहा है वो करेंगे। आखिरी सवाल भैया इस टाइप का, आखिरी सवाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। ये सवाल है एमबीए के पेपर का, कैट के पेपर का पूछा हुआ सवाल है और अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। द इनकम ऑफ अमाला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमाला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमाला। 3 लोग हैं मेरे भाई, अमाला बमाला कमाला, 3 लोग हैं। सवाल में आपसे कहा है कि अमाला की इनकम बिमाला से 20% ज्यादा है और कमाला से 20% कम है। अमाला की इनकम बिमाला से 20% ज्यादा है और अमाला की इनकम कमाला से 20% कम है, कमाला से 20% कम है। यह बात आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, वो तो आप गधे हो इसलिए मुझे लिख के बताना पड़ता है। अमाला की इनकम बिमाला से 20% ज्यादा है, कमला से 20% कम है।
सवाल बोला, अगर कमला की इनकम 4% कम हो जाती है, बिमला की इनकम 10% बढ़ जाती है, तो तो कमला की इनकम बिमला से कितने परसेंट अधिक हो जाएगी? देन द परसेंटेज बाय विच कमलाज इनकम वुड एक्सीड बिमलाज इनकम, कमला की इनकम बिमला से कितने परसेंट अधिक हो जाएगी? अब ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, मजा आएगा आपको, मजा आएगा बहुत प्यार से। अमला की इनकम बिमला से 20% ज्यादा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि बिमला की अगर 5 है तो अमला की 6 है, ये रेशियो आ गया। अमला की इनकम कमला से 20% कम है, 20% कम की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि कमला की अगर 5 है तो अमला की 4 है, ये रेशियो आ गया। अमला की इनकम कमला से 20% कम है, 20% मतलब 1/5, कम का मतलब माइनस, अगर कमला की 5 है तो 5 से 1 कम करिए, अमला की इनकम 4 है। ये रेशियो कैसे लिखते हैं, इस लाइन से रेशियो कैसे लिखते हैं, परसेंटेज की क्लास में बताया है। अब आप तीनों की जो है इनकम का रेशियो निकालिए। मैंने आपको बताया है अगर दो रेशियो को कंबाइंड करना है तो ये देखिए उनमें कॉमन क्या है। यहां अमला कॉमन है, यहां अमला की इनकम 6 है या 4 है, तो भेदभाव है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह अमला की इनकम 6 हो, एक जगह 4 हो? 6 4 को बराबर बनाना पड़ेगा, 12 12। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, और यहां 4 को 12 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से गुणा करेंगे। तो अमला की इनकम होगी 2 छिक्का 12, 4 तिया 12। बिमला की इनकम हो जाएगी 2 पंजे 10, ठीक है भाई। और कमला की इनकम हो जाएगी 3 की 5 में गुणा 15, 12 10 15। ये तीनों लोगों की इनकम का रेशियो आ गया, तीनों लोगों की। आया समझ में? आगे सवाल बोला है कमला की इनकम 4% कम हो जाते, कमला की इनकम 15 है, कमला की इनकम 4% कम हो जाती तो कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 15 का 4% होता है 15 चौका 60%, यानी कि 0.6। तो 15 को 0.6 कम करेंगे 14.4, तो कमला की इनकम 14.4 होगी। बिमला की 10% बढ़ जाती, बिमला की इनकम है 10, 10 का 10% क्या आएगा? 1 आएगा। 10 का 10% 1 बढ़ाओगे तो बिमला की कितनी हो जाएगी? 11, 11 हो जाएगी। तो मेरे भाई बिमला की 11 हो गई, कमला की हो गई 14.4। सवाल में पूछा कमला की इनकम बिमला से कितने परसेंट अधिक हो जाएगी। अब कमला की इनकम बिमला से किससे कंपेयर कर रहा हूं? बिमला से कितने परसेंट अधिक हो जाएगी? बिमला की इनकम 11 है, कमला की 14.4 है, तो कमला की इनकम बिमला से कितना ज्यादा है? 14.4 11 से कितना ज्यादा है? 3.4 ज्यादा है, 3.4 ज्यादा है। परसेंटेज में कितना ज्यादा है? गुणा 100%, गुणा 100% आएगा। जीरो से डेसिमल कट गया, 340/11। लगभग बताना 340 को 11 से भाग देंगे, 11 तिया 33, एक बचेगा 10 बचेगा, लगभग 11 कम 11, अप्रोक्स 31%, 31% आंसर है। सर तो बचत बराबर करके पी क्यू के रेशियो कैसे बराबर हुआ? कहां पी क्यू का रेशियो बराबर हो रहा है, दुष्ट कहीं के। परसेंटेज परसेंटेज कट गया, क्यू को उधर ले गए, 25 इधर आ गया, 39/25। ये पी और क्यू बचत है, पी जो है पी की इनकम है, क्यू क्यू की इनकम है। पी रुपए कमाता है, क्यों क्यों रुपए कमाता है? पी इनकम का 25% बचत कर रहा है, क्यों इनकम का 39% बचत कर रहा है, दोनों की बचत बराबर, बराबर कर दिया, कट गया, उधर क्यों चला गया, पी से क्यों का रेशियो, पी की इनकम क्यों की इनकम का रेशियो 39/25। ये सवाल है। ठीक है जी। तो ये सवाल आप तब तक नहीं बना पाते जब तक आप इनका रेशियो नहीं निकालोगे। अगर मैंने आपको रेशियो निकालना समझाया कि अगर दो रेशियो को कंबाइंड करना है तो आप दो कॉमन चीजें देखा करो कि दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है, इसी के साथ बच्चों ये टाइप अब खत्म होता है। अब हम आगे चलेंगे अगला टाइप। अगला टाइप है, इस पे 3 क्वेश्चन लेंगे मेरे भाई। अब अगला टाइप है, इस पे 3 क्वेश्चन लेंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्त।
सर हमने रेशियो सेविंग्स का करा, आगे इनकम का ऐसे कैसे? सुनील यादव, तुम्हारी ना बुद्धि सड़ी हुई है, जाके भाड़ में जाओ। हद होती है। अबे कैसे यार, बैल बुद्धि की दुकान हो क्या? बैल बुद्धि की दुकान हो। पी और क्यू की सैलरी मिलाकर 4,32,000 है। पी और क्यू अपनी सैलरी का 75 और 61% खर्च करते हैं, उनकी बचत बराबर है। बचत बराबर है। पी अपनी सैलरी का 75% खर्च कर रहा है। अगर पी 75% खर्च कर रहा है तो पी बचत कितना कर रहा है? पी अपनी सैलरी का पी अपनी सैलरी का पी अपनी सैलरी का 25% बचत कर रहा है। 100% में से 75% खर्च कर दिया तो पी की सैलरी का 25% बचत है। क्यों 61% खर्च कर रहा है? क्यों अगर 61% खर्च कर रहा है तो क्यों की सैलरी का 100 में से 61 घटाइए, 39%। क्यों अपनी सैलरी का 39% बचत कर रहा है। ये पी की बचत, ये क्यों की बचत। ये यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है ना, राक्षसों की छठी औलादो, ये जो लिखा हुआ ये पी की बचत है, ये क्यों की बचत है। दोनों को बराबर कर दिया। जब मैं दोनों को बराबर करूंगा कबाड़ों, तो ये जो है पी की सैलरी और क्यू की सैलरी का रेशियो आएगा। क्या रेशियो आएगा? पी की सैलरी का और क्यू की सैलरी का। उधर चला जाएगा। जब मैंने बोल दिया पी मतलब पी की सैलरी, क्यू मतलब क्यू की सैलरी, तो लिखना जरूरी है। दो तीन कैसे आया सर? हां शिवम कुमार, दो, ये देखो दो अलग अलग रेशियो हैं, हमें इन्हें कपल करना है। ये 6 है, ये 4 है। अब हमें 6 और 4 को, ऐसा कैसे हो सकता है कि अमला की इनकम यहां 6 है यहां 4 है? तो 6 और 4 को बराबर करना पड़ेगा। अब 6 और 4 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर है 12। 12 दिया है। 6 4 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर 12। तो 12 बनाने के लिए 6 को 2 से गुणा करनी पड़ेगी 12, और 4 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी 12, जिससे दोनों इक्वल हो जाएं। क्योंकि तुमने पूरा सुना ही नहीं, सुनील यादव, तुमने पूरा सुना ही नहीं। मैंने, जब मैंने ये लिख दिया यहां पे कि पी की सैलरी लिखा है, 5 बार बोला मैंने, पी की सैलरी पी रुपए है, क्यू की सैलरी क्यू रुपए है। पी की सैलरी पी रुपए है, क्यू की सैलरी क्यू रुपए है, तो आप इस बात को सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम केवल अंधों की तरह आंख खोल के केवल बोर्ड पे देखते रहते हो और कानों में तुम तेजाब डाल के बैठे हो। अरे केवल बोर्ड पे नहीं देखना, मैं कह क्या रहा हूं वो भी सुनना होता है कि मैं कह क्या रहा हूं। एक एक शब्द जो बोलते हैं उसकी कीमत होती है। हाँ पलक शनि, ये 60% इंक्रीज का सवाल है, ये एसी सीट में होगा। जब मैंने बोल दिया कि पी की सैलरी को पी रुपए कह रहा हूं, क्यू की सैलरी को क्यू रुपए कह रहा हूं, तो पूरा लिखना जरूरी है। सुनते हो नहीं फिर मरते हो। गधे कहीं के, कचरा कचरा एकदम कचरा। जल्दी चलो। अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट समझिए। इनकम टैक्स वाला देखो, इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं। जो आपकी महीने की सैलरी आती है उसे कहते हैं टोटल इनकम, या हिंदी में कुल आय, टोटल इनकम। अब टोटल इनकम में से आप क्या करते हो? सरकार को टैक्स देते हो। ऐसी होता है। अगला कॉन्सेप्ट समझिए, इनकम टैक्स वाला। इनकम में से टैक्स देने के बाद जो आपके पॉकेट में बचता है उसे बोलते हैं नेट इनकम। उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? नेट इनकम। नेट इनकम, नेट इनकम। हिंदी में कहते हैं शुद्ध आय। हिंदी में कहते हैं इसको शुद्ध आय। नहीं समझे होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिएगा। आप जी,
जो महीने में पैसा कमाते हो उससे कहते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम में से आप सरकार को जो इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है जी, उसके बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं नेट इनकम। जैसे मान लीजिए कि आप एक महीने में टोटल 50,000 रुपए कमाते हैं। मान लीजिए एक महीने में आप टोटल 50,000 रुपए कमाते हैं। कितना कमाते हैं भाई? 50,000 रुपए। और 50,000 रुपए में से मेरे प्यारे बच्चों आप सरकार को 6,000 रुपए इनकम टैक्स देते हो। मान लीजिए कि आप एक महीने में टोटल 50,000 रुपए कमाते हैं, 50,000 रुपीज, और 50,000 रुपए में से आप सरकार को 6,000 रुपए इनकम टैक्स देते हो, 6,000 रुपए। तो 50,000 रुपए आपने कमाया, सरकार को 6,000 टैक्स दे दिया, तो टैक्स देने के बाद आपके पॉकेट में कितना पैसा बचेगा? 44,000 रुपए आपके पास बचेगा। तो आपकी तो नेट कमाई, आपकी तो शुद्ध इनकम 44,000 ही बची। यानी कि आप अपने खर्चे के लिए, अपनी जिंदगी के लिए केवल 44,000 रुपए ही खर्च कर सकते हो। कमा बेशक आप 50,000 कर रहे हो, लेकिन आपने 6,000 रुपए टैक्स दे दिया, तो आपके पास तो 44,000 रुपए ही बचा ना। इसी 44,000 रुपए ही को ही आप आगे खर्च कर पाओगे। यही होता है नेट इनकम। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसे हम नेट इनकम कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, अगर मेरे प्यारे दोस्तों मुझे यहां से रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालना है तो कैसे आएगा? अगर मैं आपसे कहूं कि आप सरकार को कितना परसेंट इनकम टैक्स दे रहे हो, मैं आपसे कहूं आप सरकार को कितना परसेंट इनकम टैक्स दे रहे हो, बताइए जरा। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? तो मेरे भाई कैसे निकालते हैं? आप एक साल आप कितना पैसा कमा रहे हो? एक महीने में 50,000 रुपए। आप टोटल इनकम कितनी आपकी? 50,000 रुपए। नीचे लिखना होता है टोटल इनकम, नीचे निकला होगा टोटल इनकम 50,000। आप टोटल 50,000 रुपए कमाते हो। 50,000 रुपए में से सरकार को इनकम टैक्स कितना दे रहे हो? 6,000। टोटल इनकम 50,000 में से सरकार को टैक्स कितना दे रहे हो? 6,000। सरकार को परसेंटेज में कितना टैक्स दे रहे हो? गुणा 100% ही आया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 60/5 12%। यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो यहां पर 12% है। ठीक है जी, आयकर की जो दर है वो 12% है। हिंदी में बोल रहा हूं जी, आयकर की दर 12% है। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। किसी को कोई डाउट? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलते रहा करो। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई कि अगर आप 100% इनकम कमाते हैं, 100%, तो 100% में से आप सरकार को 12% टैक्स दे देते हैं। यानी कि आपके पास 100 में से 12 घटाइए, नेट इनकम केवल 88% ही बचती है। 100% की वैल्यू 50,000 है, 12% की 6,000, 88% की 44,000। अंजलि कह रहे हैं रेट टोटल इनकम के बदले नेट इनकम में क्यों नहीं निकलता? हाँ, अंजलि का डाउट है। देखो मेरे भाई, जब भी हम जब भी मेरे दोस्तों हम कोई चीज निकालते हैं तो हमेशा टोटल को ही बेस मान के निकालते हैं। जैसे आप ये समझिए कि आपके घर में किचन है, किचन में सब्जी भी आती है, पानी भी आता है, किचन में दही भी आता है, दूध भी आता है, तेल भी आता है। अब अगर आप ये निकालोगे किचन पे कितना खर्चा हो रहा है, तो कैसे निकालोगे? टोटल खर्चे को बेस मान के। टोटल खर्चे में से किचन पे कितना खर्चा हुआ गुणा 100%। तो हमेशा कोई भी परसेंटेज वैल्यू टोटल को बेस मान के निकाली जाती है। ठीक है ना, कि आपने टोटल 50,000 रुपए कमाया और टोटल 50,000 में 6,000 रुपए टैक्स दिया। ये बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस सर कि ये बात समझ में आ गई। हरिंदर कह रहे हैं सर टैक्स ना दे तो भाई सरकार जेल में डाल देगी। इससे आगे समझना है मेरे भाई, इससे आगे की बात सुनिए यार, बहुत टाइम वेस्ट करवाते हो यार। 2 मिनट की बात को यार मुझे 15 मिनट लगते तुम्हें समझाने। कैसे सिलेबस टाइम से हो जाएगा? नहीं हो सकता यार। परेशान करके रख दिया है तुम लोगों ने भाई। 2 मिनट की बात जो एक बार में मैं बोल दूं और आपको समझ में आ जाए, उस बात को भी आप 15-15 मिनट में समझते हो।
इतने स्लो और इतने बेकार हो चुके हो भाई। यहां तक समझ में आया? अब इससे आगे की बात समझिए, इससे आगे की ध्यान सुनेगा मेरे भाई। सब लोग ध्यान से सुनेगा, सब लोग ध्यान से समझेगा, बहुत प्यार से। आपकी इनकम 50,000 थी, 50,000 ही रहती, आपकी इनकम सेम रहती है। आप पहले महीने में 50,000 रुपए कमाते थे, आज भी 50,000 रुपए कमा रहे हो, आपकी इनकम सेम रहती है। आप पहले एक महीने में 50,000 रुपए कमा रहे थे, आज भी आप एक महीने में 50,000 रुपए कमा रहे हो, इनकम सेम है। सरकार बोली बाढ़ में गए तुम, सरकार बोली बाढ़ में गए तुम। पहले 6,000 रुपए टैक्स दे रहे थे, आज 8,000 रुपए टैक्स चाहिए हमें। हमें, तुम बहुत अमीर हो गए हो, 50,000 रुपए कमा रहे हो, पहले 6,000 टैक्स दे रहे थे, अब 8,000 रुपए टैक्स जमा करो सरकारी खाते में। यानी कि सरकार ने इनकम टैक्स 2,000 रुपए बढ़ा दिया। सरकार ने इनकम टैक्स 2,000 रुपए बढ़ा दिया, 2,000 रुपए बढ़ा दिया। सरकार ने इनकम टैक्स 2,000 रुपए बढ़ा दिया। आपकी इनकम सेम है, आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ। आप जितना पैसा पहले कमा रहे थे, आज भी उतना ही पैसा कमा रहे हो। सरकार ने 2,000 रुपए टैक्स बढ़ा दिया, पहले 6,000 टैक्स मांग रही थी, आज 8,000 टैक्स मांग रही है। तो अब आपकी पॉकेट में कितना बचेगा? 50,000 में से 8,000 घटाइए, अब आपकी पॉकेट में कितना पैसा बचेगा? 42,000 रुपए बचेगा आपकी पॉकेट में। यानी कि अब आपकी नेट इनकम 42,000 रुपए रह जाएगी। यानी कि मेरे भाई, पहले जहां आप 44,000 रुपए नेट बचा रहे थे, अब आप 42,000 रुपए ही नेट इनकम रह जाएगी। तो आपकी नेट इनकम 2,000 रुपए क्या कम हो जाएगी? 2,000 रुपए कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर आपकी टोटल इनकम, अगर आपकी इनकम सेम रहती है, सरकार जितना टैक्स बढ़ाएगी उतनी ही आपकी नेट इनकम कम हो जाएगी। यानी कि नेट इनकम में चेंज और टैक्स में चेंज बराबर होगा। सरकार जितना टैक्स बढ़ाएगी, नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट? अरे मुर्दो बोल दो हाँ या ना। पता नहीं तुम्हारे घर वाले कैसे झेलते हैं तुम्हें, पता नहीं बेवजह क्यों पाल रहे हैं तुम्हें। तो अगर आपकी टोटल इनकम, आपकी कमाई सेम है, तो सरकार जितना टैक्स बढ़ाएगी, जितना टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। जितना टैक्स बढ़ेगा, आदमी की कमाई पर उतना ही लोड पड़ेगा, नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? सवाल करते हैं, 14वां सवाल। टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है, आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर का। When income tax is 8 पैसा in a rupee, a person's net income is 3,09,580 रुपए। पहली बात तो इस सवाल की लैंग्वेज को एक बड़ा पोयम की फॉर्म में लिखा गया है, पोयम की फॉर्म में बताया गया है। When income tax is 8 पैसा in a rupee, a person's net income is 309,580. What will be his net income if the income tax is raised to 12 पैसा? क्या आप मुझे इस सवाल की भाषा समझ के बता पा रहे हैं? मेरे भाई, अगर पहली लाइन को पढ़ोगे तो ये बोला गया कि जब इनकम टैक्स 1 रुपए में 8 पैसे है, सीधा नहीं बोला गया, घुमा के बोला गया। 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसे। इनकम टैक्स जो है वो 1 रुपए में 8 पैसे है, 1 रुपए का मतलब 100 पैसे होता है। यानी कि इनकम टैक्स जो देना है आपको, 100 पैसे में 8 पैसे टैक्स देना है। अगर आप 100 पैसे कमा रहे हो, हर 100 पैसे में आपको 8 पैसे टैक्स देना है। 100 पैसे में 8 पैसे का मतलब 8% इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की जो रेट है वो 8% है। लेकिन ये सीधा नहीं कहा गया, सीधा नहीं कहा गया 8%, घुमा के बोला गया। समझ में? इसलिए भाषा पे भी कमांड होनी चाहिए। तो यह कहा गया कि भाई जब इनकम टैक्स सरकार 8% लेती है, तो एक आदमी की नेट इनकम है ये,
अगर इनकम टैक्स 12 पैसे कर दिया जाए, यानी कि सरकार 1 रुपए का मतलब 100 पैसे में, अगर सरकार 100 पैसे में 12 पैसे, 100 पैसे में 12 पैसे का मतलब 100 में जो भी आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है 12%। अगर सरकार इनकम टैक्स 12% कर दे तो नेट इनकम क्या होगी, मैंने अभी बताया कि भाई नेट इनकम कैसे निकालते हैं। बहुत बेसिक सी बात है प्यारे बच्चों। आदमी की टोटल इनकम 100% होती है, 100% में अगर टैक्स 8% है तो नेट इनकम कितनी होगी, 8% टैक्स देने के बाद नेट इनकम कितनी होगी, 92%। और सवाल के अनुसार 8% टैक्स देने के बाद नेट इनकम है 3,09,580 रुपए। क्या आपको हमारी ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर आई। बोले अगर इनकम टैक्स 12% कर दिया जाए, 100% में से अगर 12% टैक्स दिया जाए तो अब आपकी इनकम होगी, नेट इनकम होगी 88%। तो आपसे 88% की वैल्यू पूछी है, 88% की वैल्यू पूछी है आप लोगों। क्लियर है प्यारे दोस्त? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। तो क्या आएगा भाई, 92 उधर चला जाएगा, 3,09,580 बटे 92, ये 1% की वैल्यू है। अगर 92 को मैं इधर ले जाता हूं, 1% की वैल्यू है, आपसे 88% की वैल्यू पूछी है तो 88 से गुणा करेंगे। ये मेरी कैलकुलेशन है मेरे भाई, ये वो कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है, ये कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है भाई? 92% के लिए दिए, 1% की वैल्यू निकालने के लिए बटे 92, 88% की वैल्यू निकालने के लिए 88 से गुणा। ठीक है जी। अब आप बताइए मेरे दोस्त, अगर मैं इस सवाल की पूरी कैलकुलेशन करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा भाई। आप तो वैसे ही, आपसे तो 5 का भाग नहीं होता, ये तो 92 और 88 का भाग और गुणा है, पागल हो जाओगे। तो हमें कुछ छोटा तरीका ढूंढना पड़ेगा, कुछ स्मार्ट तरीका। जी मेरे भाई, 88 में एक नंबर आ रहा है मेरे भाई 11, 88 में, अगर 88 में एक नंबर आ रहा है 11, 88 का मतलब 11 11 नीचे से तो नहीं कटेगा, 92 में तो 11 है नहीं। यानी कि अगर किसी नंबर को 88 से गुणा कर रहे हो तो 88 में 11 छुपा होता है, जो भी आंसर आएगा वो 11 से कटने वाला होगा, 11 से कटने वाला। अब 11 का मैं आपको नियम बता देता हूं। जैसे ये नंबर है, पहला नंबर देखिए 296120, ध्यान रखिएगा, मैं सीधा देख के बता सकता हूं ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कैसे बताऊंगा, ऐसे जोड़ लो, एक एक छोड़ के जोड़ लो, 2 6 8 2 10, एक एक छोड़ के जोड़ लीजिए, 9 और 1 10। इनको घटाओ, अगर इनको घटा के 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो ये नंबर 11 से कटेगा, ये नंबर 11 से कट रहा है, ये नंबर 11 से कटेगा। एक एक छोड़ के जोड़ना है, 3 5 8 6 14, इनको जोड़ो, 14 और 4, 14 4 का डिफरेंस आएगा 10, 10 11 से नहीं कट रहा। 2 7 9 9 2 11, ये 11 आ गया मेरे भाई 11, ये 9 8 17, 11 और 17 का डिफरेंस 6 आ रहा है, 6 11 से नहीं कट रहा। 2 8 10 5 15, एक एक छोड़ के जोड़ना, एक एक छोड़ के, 2 8 10 5 15, इनको जोड़ो, 9 9 18, 15 18 का डिफरेंस 3, ये नंबर भी 11 से नहीं कट रहा। अकेला पहला नंबर 11 से कट रहा है, ये आंसर है। तो अगर मैं इस तरीके से नहीं सोचूंगा तो पेपर में इस सवाल की कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। आप सॉल्व करने में तो ले रहे हो 10 सेकंड और कैलकुलेशन में ले लोगे आप 2 मिनट, फायदा क्या हुआ? तो हमें कैलकुलेशन कम करने के आसान तरीके ढूंढने पड़ते हैं, इसी को कहते हैं कैलकुलेशन ट्रिक, और जो सवाल से ही सीखी जाती है। मैंने आपको दिखाया कि भाई 88 में सड़े हुए नंबर पे ध्यान दिया करो, 11 7 13 17 19, इन्हें हम सड़े हुए नंबर कहते हैं। 11 से कटने वाला नंबर आएगा, 11 का नियम बताया कि एक एक छोड़ कर जोड़ा करो, फिर घटा के चेक करो, या तो 0 आना चाहिए मेरे भाई या फिर 11 से कटने वाला नंबर आना चाहिए। सर जी सपोज दो ऑप्शन है डिविजिबल बाई 11, बिल्कुल सही बच्चे। एक बच्चे ने बोला कि सर दो ऑप्शन मेरे प्यारे भाई सर दो ऑप्शन आ गए 11 से कटने वाले। तो फिर मैं आपको यहां पे दूसरा तरीका सिखाऊंगा कि हम यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कैसे मैच करते हैं। यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते। देखिए यूनिट डिजिट आप जानते हो, मैं आपसे कहूं ये बताइए, मैं आपसे कहता हूं ये 2197 इंटू 428,
बताना जरा इनकी गुणा करके क्या आएगा। अब ये गुणा तो बहुत बड़ी है, इसकी गुणा करके कुछ भी आए, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं एंड में क्या आएगा। एंड में देखिए केवल लास्ट के एंड डिजिट की मल्टीप्लाई करा करो। ये 7 है, ये 8 है। अच्छा, 7 की 8 में गुणा करके क्या आता है, 7 अट्टे 56, गुणा है ना बीच में, 7 अट्टे 56, और 56 के एंड में क्या होता है, 6। यानी कि कुछ भी करो इसके एंड में 6 आएगा। ये आंसर कुछ भी आए इसकी एंड में 6 आएगा, 6 आएगा एंड में 6। अगर यहां एक जीरो लगा देते हैं, सपोज यहां जीरो हो गया, जीरो, जीरो तो आना ही आना है। 7 अट्टे 56, जीरो के बाद 6 आएगा। अब यही आएगा ना एंड में 6 जीरो। यहां देखिए, अगर मैं देखता हूं इस कैलकुलेशन में, ऊपर जीरो है, जीरो, उसके बाद देखिए 8 की 8 में गुणा करेंगे, 8 अट्टे 64, यानी कि जीरो के बाद 4 आएगा, 4। ऊपर जो है एंड में 40 आएगा। नीचे क्या है मेरे भाई, नीचे एंड में नीचे है 92, 92 का यूनिट डिजिट क्या है, 2, 92 में नीचे क्या है, 2। अब 40 को अगर मैं 2 से यहां पे डिवाइड करूंगा, तो एंड में मेरे प्यारे भाई ये तो आ नहीं सकता, यही आ सकता है, यही आ सकता है मेरे भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई 20 दूनी 40 ही मैच हो सकता है, यानी कि दो ऑप्शन हट गए कि नहीं हट गए। तो मैं यूनिट डिजिट से भी दो ऑप्शन हटा सकता था, यूनिट डिजिट से भी। समझ में आया। ये धीरे धीरे आप सारी चीजें सीखोगे, अभी तो धीरे धीरे कैलकुलेटिव सवाल आना शुरू होंगे। 15वां बताइए जल्दी से। सवाल में बोला है इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप छोटे पेपर की तैयारी कर रहे हो, छोटे पेपर की, तो उसमें बहुत पॉपुलर सवाल है। फिर भी बच्चे सवाल नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, बेसिक मेथड भी और स्मार्ट मेथड भी, दोनों तरीके हम जानेंगे। सवाल बोला है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है, नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 1%, तो नेट इनकम 1% कम हो जाती है। आपसे पूछा है रेट ऑफ इनकम टैक्स, आय कर की दर क्या है। इस सवाल में कहीं भी इनकम के बारे में नहीं पूछा गया है, नहीं बोला गया है। यानी कि ये मान के चलेंगे कि आदमी की टोटल इनकम सेम रहती है। आदमी की जो टोटल इनकम है मेरे प्यारे भी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, टोटल इनकम सेम रहती है, टोटल इनकम फिक्स है। अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले ही कि जितना टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतनी ही कम होगी। एक ही लाइन का सवाल है, पहले बेसिक बता रहा हूं। इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है, टैक्स कितना बढ़ गया, टैक्स 19% बढ़ गया, टैक्स 19% बढ़ गया मेरे प्यारे भाई। जितना टैक्स आप पहले दे रहे थे वो 19% टैक्स बढ़ गया। नेट इनकम को शॉर्ट में लिखो एनआई, नेट इनकम 1% कम हो जाती है, नेट इनकम 1% कम हो जाती है। तो ये बराबर होना चाहिए, जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा उतनी ही नेट इनकम कम होगी। ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि इनकम टैक्स का 19% नेट इनकम के 1% के बराबर है, ये इधर आएगा। तो इनकम टैक्स का और नेट इनकम का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या आ जाएगा, 19 जाएगा राइट साइड में, 1/19, ये आ गया मेरे भाई। यानी कि आदमी जो इनकम टैक्स दे रहा है और जो उसकी नेट इनकम है, उसका रेशियो पता चल गया, 1/19। आप मुझे एक बात बताना, अगर कोई आदमी सरकार को 1 रुपए टैक्स दे रहा है, 1 रुपए टैक्स देने के बाद उसकी नेट इनकम 19 है, तो उस आदमी की टोटल इनकम कितनी होगी, जल्दी से बताना, टोटल इनकम कितनी होगी उस आदमी की। अगर कोई आदमी सरकार को 1 रुपए टैक्स दे रहा है और उसके पास 19 रुपए बच रहे हैं, तो उस आदमी की टोटल इनकम 1 + 19 20 होगी, टोटल इनकम 20 होगी कि नहीं भाई। 20 रुपए में से 1 रुपए इनकम टैक्स देगा तभी तो 19 नेट इनकम बचेगी। आपसे पूछा है इनकम टैक्स की दर, यानी कि आदमी की टोटल इनकम 20 रुपए है, टोटल इनकम में आदमी 1 रुपए टैक्स दे रहा है, परसेंटेज में कितना आ गया, गुणा 100%। तो टैक्स की जो दर है वो 5%, रेट ऑफ इनकम टैक्स 5% है। क्या आंसर आ गया। ठीक है बच्चे।
ये है बेसिक मेथड। लेकिन देखो भाई, एक बात समझना, ये सवाल तो एक स्टेप का है। इस एक लाइन को समझाने के लिए, इस एक लाइन को समझाने के लिए मुझे 10 मिनट खराब करने पड़े। ये देखो, इतनी बात मुझे बतानी पड़ी। अगर मैं सारी बातें ना बताता, ये लाइन आपको कभी समझ ही नहीं आती। समझ में आया? इसलिए टीचर्स क्या करते हैं कि ये बेसिक बताते ही नहीं है। ये हो गया बेसिक, ये बेसिक मेथड बताते ही नहीं है। बोलते हैं कि ये सवाल आएगा, बहुत फेमस सवाल है, जब भी ऐसा सवाल आए ये ट्रिक याद कर लो। बच्चा ट्रिक याद कर लेता, उसे पता ही नहीं कि पीछे की कहानी क्या, कुछ जानता ही नहीं। क्या ट्रिक है? इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है। जब इनकम टैक्स 19% बढ़ता है तो नेट इनकम 1% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर, नेट इनकम 1% कम हो जाती है। 1%, ये एक लिखना है और नीचे दोनों को जोड़ लेना है। नीचे दोनों को जोड़ लीजिए, नीचे दोनों को जोड़ लेंगे, 1/20। 1/20, ये आंसर है 5%। बच्चा खुश होता है, बच्चा कोई कंप्लेन नहीं करता कि सर वो कहां है, वो खुश होता है मेरे भाई। कितनी बढ़िया बात है। लेकिन पीछे क्या है किसी को नहीं पता चलता। एक और सवाल है, ऐसा ही करके बताइए इस पे। एक और सवाल, सवाल नंबर 16। अब इसको ट्रिक से ही करेंगे मेरे भाई। ट्रिक भी कोई खराब नहीं है, लेकिन ट्रिक का फायदा तभी है जब आपको बेसिक आता हो। बिना बेसिक जाने ट्रिक रटने से केवल आप बर्बाद कर रहे हो खुद को, केवल बर्बाद कर रहे हो। थोड़ा सा सवाल बदलेगा, हालत खराब हो जाएगी। इनकम टैक्स 22% बढ़ जाने से नेट इनकम 3% कम हो जाती है। इनकम टैक्स 22% बढ़ जाने से शुद्ध आय 3% कम हो जाती है। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? नेट इनकम 3% कम हो जाते, ऊपर लिखना है 3 और नीचे इन दोनों को जोड़ लो। नीचे इन दोनों को जोड़ दो, 22 3 25, यही रेट ऑफ इनकम टैक्स है। 1/25 4%, 3/25 12%। 12% आ गया बेटा परसेंटेज में। बताओ। दीपक यादव सर, वो खुश होने वाला बच्चा मैं ही था। अच्छा दीपक, यानी कि धक्का खाए हुए हो तुम पहले, धोखा खाए हुए हो। समझ में आ गया? तो भाई कभी ऐसा सवाल आएगा, यही टाइप था बस, इस पे 3 ही क्वेश्चन थे। इस टाइप पर ऐसा सवाल कर लोगे, एक तो ये बनता है और ये सवाल। ऐसा सवाल आएगा तो क्या अब आप कर लोगे? क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? इस टाइप का, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं। कोई टाइप आसान है, मुश्किल है, मैं इस बात को नहीं देखता। मैं बस ये देखता हूं कि ये टाइप है, बच्चों को आना चाहिए। देखो, सवालों का कोई अंत नहीं है। 2 टाइप के सवाल होते हैं, सवालों का कोई अंत नहीं है। एक होते हैं फिक्स टाइप के और एक होते हैं मिसलिनियस, यानी कि बिना सिर पैर वाले। पेपर में 90% क्वेश्चन फिक्स टाइप के आते हैं, 10% ही न्यू सवाल आते हैं। तो चाहे ये छूट जाए, इसमें से चाहे एक आध चीज छूट जाए, लेकिन ये छूट जाना पाप है, और मैं ये पाप नहीं करूंगा। ठीक है? क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप है मेरे दोस्तों, ताजे फल सूखे फल वाला सवाल। अगला टाइप ताजे फल सूखे फल वाला सवाल है मेरे भाई। एक ही सवाल कराऊंगा इस टाइप पर, आपको एक से ही सब समझ में आ जाएगा और अब दोबारा कर लोगे। ठीक है जी? ध्यान सुनिएगा। देखो दोस्त, ताजे फल सूखे फल का कॉन्सेप्ट समझो। जो हमारा फल होता है, जो हमारा फल होता है उसमें बेसिकली 2 चीजें होती हैं। एक होता है पानी और एक होता है पल्प, यानी कि जो हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट जो गूदा होता है ना, पल्प। समझ में है मेरे प्यारे भाई? 2 चीजों से मिलकर फल बनता है। फल में लिक्विड होता है, लिक्विड होता है और पल्प होता है। ताजे फल में क्या होगा? ताजे फल में पानी ज्यादा होगा। ताजा अगर फल है तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी फ्रेश फल में। से आप अंगूर मान लीजिए, अगर अंगूर फ्रेश हैं तो उसमें लिक्विड पानी ज्यादा होगा। लेकिन अगर अंगूर सूख जाएं,
धूप में रख दो या नॉर्मली कई दिनों में सूख जाएं। अगर सूख जाएंगे तो पानी का परसेंटेज कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। ये बात क्लियर है। लेकिन फल में ये जो पल्प है, पल्प तो नहीं गायब होगा, पल्प सेम उतना ही रहेगा जितना पहले था। जो फल का सॉलिड हिस्सा होता है वो सड़ जाएगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी जितनी पहले थी। जितने ताजे फलों में पल्प होगा उतने ही सूखे फल में भी पल्प होगा, बस पानी का परसेंटेज, पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो इसी ये है मेरे भाई नॉर्मल कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल करेंगे मेरे भाई। पल्प सेम रहना चाहिए। सवाल आ जाते हैं। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर। ताजे फलों में 68% पानी है, यानी कि बाकी परसेंट क्या है, पल्प है। बाकी नॉर्मली क्या होगा, पल्प होगा। ड्राई फ्रूट्स कंटेन्स 20% वाटर, ड्राई फ्रूट्स में 20% पानी है। तो बोला है हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर हम 100 किलोग्राम ताजे फलों को सुखा दें तो सूखे फलों की जो मात्रा होगी वो कितने किलो होगी, ये सवाल है। कुछ नहीं मेरे भाई, ताजे फलों को सुखा भी दोगे तो पानी का परसेंटेज कम हो जाएगा, बट एक चीज सेम रहेगी, पल्प। पल्प जो है मेरे दोस्तों, जो गूदा है, जो सॉलिड पार्ट है, वो सेम रहेगा। हमारे पास 100 किलोग्राम ताजे फल हैं। 100 किलोग्राम ताजे फल में पानी 68% है, तो फिर पल्प कितना है। 100% में से अगर 68% पानी है तो 100 में से 68% घटाइए, तो 100 किलो का 32% इसमें पल्प है। 32%। मान लीजिए कि जब हम ताजे फलों को सुखा के सूखे फल बनाते हैं तो हमें डी किलो, कितने डी किलोग्राम सूखे फल मिलते हैं, डी किलोग्राम सूखे फल मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स में 20% पानी है। अगर ड्राई फ्रूट्स 100% में से 20% पानी है तो ड्राई फ्रूट्स में पल्प कितना होगा, 80%। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी का सूखे फलों की मात्रा का, सूखे फलों की मात्रा अगर डी है तो उसका 80% पल्प होगा, और ये पल्प बराबर होना चाहिए। बस इसको बराबर कर दीजिए, परसेंटेज आपका कटेगा। ये आ गया 3200। 3200 को 80 से भाग देंगे, 40 किलो, यानी कि 40 किलो सूखे फल 100 किलोग्राम ताजे फलों से प्राप्त कर सकते हैं। आंसर है डी ऑप्शन। मुझे लगता है आप कर लेंगे। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे पेपर में, इससे ज्यादा इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। ताजे फल सूखे फल वाला कर लोगे। इजी है, आगे चल। अगला टाइप, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ाएंगे मेरे भाई। और ऐसा नहीं कि केवल हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, पूरे सिलेबस के दौरान आप कुछ भी हमसे पढ़िएगा इसी तरीके से सीक्वेंस में टाइप वाइज टाइप ही मिलेगा। अगला वैरायटी है सॉल्यूशन वाला। अगला वैरायटी है मेरे दोस्तों सॉल्यूशन वाला, घोल वाले सवाल। अगला वैरायटी है मेरे भाई सॉल्यूशन वाले सवाल। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हिंदी में कहते हैं घोल वाले सवाल।
ठीक है जी। अब समझिएगा मेरे दोस्तों, सब लोग समझिएगा मेरे प्यारे भाई। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है जब हम एक सॉलिड चीज में एक लिक्विड मिला देते हैं, जैसे कि मेरे प्यारे भाई हमने चीनी, एक सॉलिड है, ठोस है, चीनी में हमने पानी मिला दिया, इसे कहते हैं मेरे भाई सॉल्यूशन। जैसे नमक में पानी मिला दिया मेरे भाई, नमक में पानी मिला दिया, तो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। समझ में आया? अब एक चीज होती है कंसंट्रेशन, एक चीज होती है मेरे भाई कंसंट्रेशन। 4 सवाल करेंगे इस टाइप के। कंसंट्रेशन हिंदी में कहते हैं सांद्रता, हिंदी में कहते हैं मेरे भाई सांद्रता। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि टोटल सॉल्यूशन में भाई, टोटल जो होता है वो हमेशा 100% होता है। अगर आपके पास मान लीजिए चीनी पानी का घोल है, आपने पानी हुआ, पानी में थोड़ी सी चीनी मिला दी, तो क्या बन जाएगा? गाढ़ी गाढ़ी चाशनी बन जाएगी। तो टोटल सॉल्यूशन क्या होगा? 100%। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि 100% अगर सॉल्यूशन है तो उसमें चीनी कितने परसेंट है, पानी कितने परसेंट है। मान लीजिए हमारे पास 100% सॉल्यूशन है, तो उसमें 70 कितना, उसमें 30% चीनी है, तो पानी कितना होगा? बाकी का 70% पानी होगा। तो चीनी जो है टोटल सॉल्यूशन का 30% है, तो चीनी का कंसंट्रेशन कहा जाएगा 30%। टोटल सॉल्यूशन में 70% पानी है, तो पानी का कंसंट्रेशन कहा जाएगा 70%। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आया। अब जैसे आपको शुगर या चीनी की क्वांटिटी निकालनी है, शुगर या चीनी एक ही बात है, क्वांटिटी ऑफ शुगर आपको निकालनी है मेरे प्यारे भाई, क्वांटिटी ऑफ शुगर। तो कैसे निकालेंगे? तो क्वांटिटी ऑफ शुगर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा टोटल सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, आप कहोगे सर नहीं समझे, बेसिक कहां है ये, क्या मतलब है इस बात का? मान लीजिए मेरे प्यारे भाई आपके पास चीनी पानी का 200 ग्राम घोल है, मान लीजिए आपके पास चीनी पानी का 200 ग्राम घोल है। कितना घोल है? 200 ग्राम। मान लीजिए आपके पास चीनी पानी का एक 200 ग्राम घोल है। कितना घोल है? 200 ग्राम। आपके पास चीनी पानी का एक 200 ग्राम घोल है और उसमें चीनी का कंसंट्रेशन कितना है? 30%। चीनी उसमें 30% है। तो मैं आपसे ये पूछूं, अगर आपके पास चीनी पानी का 200 ग्राम घोल है जिसमें चीनी की सांद्रता, चीनी का प्रेजेंटेज, चीनी का जो परसेंटेज है वो 30% है, यानी कि टोटल सॉल्यूशन में 30% चीनी है, तो चीनी की मात्रा कितनी होगी? इस 200 ग्राम के घोल में चीनी की मात्रा कितनी होगी? तो 200 का 30% 60 ग्राम। तो टोटल अगर 200 ग्राम आपके पास घोल है तो उसमें 200 ग्राम का 30% चीनी जो होगी वो 60% होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है? ये बहुत बेसिक बेसिक सी बात, हालांकि ये आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने से पहले आनी चाहिए। 9th क्लास में पढ़ाते हैं ये, 9th क्लास में केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ाते हैं, मैथ में भी पढ़ाते हैं। ठीक है जी। शुगर की मात्रा बराबर कुल घोल इंटू शुगर की सांद्रता, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। ठीक है, चलिए अब आ जाओ। अब मैं आपसे मेरे प्यारे भाई ये सवाल पूछता हूं, ये वाला सवाल जरा मुझे करके बताओ। 18वां इस टाइप का क्वेश्चन, एक घोल में 16.5% नमक है। चीनी पानी का घोल ना हो के मेरे भाई नमक का घोल है। नमक मतलब सॉल्ट, नमक मतलब सॉल्ट, नमक को क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्ट कहते हैं। बहुत प्यार से समझिएगा, जबरदस्त सवाल है। हमारे पास एक घोल में 16.5% नमक है, एक घोल में 16.5% नमक है। 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, फ्रॉम विच 80 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड। 18 लीटर पानी का जो है वाष्पीकरण हो जाता है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन बिकम्स 20.9%। अब घोल में नमक का कंसंट्रेशन 20.9% है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? ध्यान समझिएगा, हमारे पास एक नमक पानी का घोल है, हमारे पास एक नमक और पानी का घोल है मेरे प्यारे भाई। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, नमक पानी का घोल या सॉल्यूशन है। एक बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक बात ध्यान सुनिएगा। और इस घोल में नमक कितना है? हमारे पास एक नमक पानी का घोल है जिसमें 16.5% नमक है। जब आपके सामने घोल शब्द लिख दिया तो नमक किसमें घोला जाता है? पानी में। तो ये ऑब्वियस है, दिमाग से ही समझ जाना है कि नमक पानी का घोल है। अगर हमारे पास एक नमक पानी का सॉल्यूशन है, पानी में नमक मिला दो, नमक पानी का घोल बन गया। अगर उसको गैस पे रख के गर्म करें, अगर घोल को गैस पे रख के गर्म करें तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा। ये पानी क्या है? पानी भाप बन के उड़ जाएगा। उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? अगर आप गैस, नमक पानी का आपके पास सॉल्यूशन है, उसको आप गैस पे रख के गर्म करो तो पानी क्या है? भाप बन के उड़ जाएगा। उसे वाष्प मतलब भाप होता है, इवेपोरेट हो जाएगा पानी। लेकिन नमक पानी के घोल में जो नमक है, नमक तो नहीं उड़ेगा। नमक तो बर्तन में जितना पहले था उतना ही रहेगा, यानी कि नमक की क्वांटिटी सेम रहेगी। अगर आप नमक पानी के घोल को गर्म भी करते हो तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, बट नमक की क्वांटिटी सेम रहेगी। यानी कि अगर आपके पास नमक पानी का घोल है तो पहले पानी ज्यादा होगा, थोड़ी देर बाद अगर आप गर्म करोगे तो पानी कम हो जाएगा। अगर पानी कम हो जाएगा तो घोल थोड़ा ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। घोल ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा क्यों? क्योंकि अब पानी कम हो गया, नमक उतना ही रहा, तो नमक का जो कंसंट्रेशन है बढ़ जाएगा। यही सवाल का लॉजिक है मेरे भाई। आपको यह बात अच्छी तरीके से पता है कि नमक की अगर मात्रा निकालनी है तो नमक की मात्रा कैसे निकालते हैं? टोटल सॉल्यूशन, नमक की मात्रा अगर निकालनी है टोटल सॉल्यूशन गुणा परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। हमारे पास नमक पानी का घोल है जिसमें 16.5% नमक है। अब इसको गर्म करते हैं, 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है। जब 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया तो अब घोल में नमक का परसेंटेज कितना हो गया? 16.5% से 20.9%। पहले 16.5% नमक था घोल में, अब नमक का सांद्रता हो गया 20.9%। यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? पानी तो भाप बन के उड़ गया, नमक तो सेम रहेगा। नमक थोड़ा ना भाप बनता है मेरे भाई, नमक सेम रहेगा मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, तो मैंने आपको पढ़ाया पहली सीट में, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर सेम है, सेम, तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। ये किस रेशियो में चेंज हुआ है मेरे भाई? पहले कंसंट्रेशन 16.5% था, अब 20.9% हो गए। किससे कट रहा है बेटा? 165, 11 गुणा 15 हो रहा है, 11 से कट रहा है बेटा। 165 को 11 से काटेंगे 15 बार, 209 को 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 99, 19 बार। यानी कि कंसंट्रेशन इस रेशियो में चेंज हुआ। तो सॉल्यूशन की जो टोटल क्वांटिटी है, जो टोटल सॉल्यूशन है, वो रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। रिवर्स रेशियो में अगर कंसंट्रेशन 15-19 के अनुपात में बदला है तो सॉल्यूशन की जो टोटल क्वांटिटी है, कुल घोल की जो मात्रा है, वो उल्टे अनुपात में बदलेगी। दो संख्याओं का गुणा सेम है, एक जिस रेशियो में दूसरी रिवर्स रेशियो में। यानी कि अगर इनिशियल सॉल्यूशन, अगर पहले सॉल्यूशन 19 यूनिट था तो अब घट के 15 यूनिट रह गया, तो सॉल्यूशन मेरे दोस्तों कितना कम हो गया? 4 यूनिट कम हो गया। 4 यूनिट सॉल्यूशन कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि आपका 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ा। यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 18 लीटर के बराबर है। 4 की वैल्यू 18 लीटर है, एक की वैल्यू आएगी 4.5, 4.5 गुना। आपसे पूछा है विलयन की प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल सॉल्यूशन पूछा है। इनिशियल सॉल्यूशन है 19 यूनिट, तो 19 यूनिट की वैल्यू भी, 4 की वैल्यू 18 लीटर है, 4.5 गुना, 19 की वैल्यू भी 4.5 गुना होगी। 19 चौक 76 और 19 का आधा 9.5, 76 और 9.5 आएगा 85.5 लीटर। यानी कि सॉल्यूशन की जो इनिशियल क्वांटिटी है वो 85.5 लीटर है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। थोड़ा दिमाग लगाने वाला टाइप है, बहुत आसान नहीं है। एक्स मान के नहीं करना बेटा कुछ भी, हमें नहीं आता एक्स मान के करना। एक्स मानने की उम्र थी बचपन में जो बीत गई।
एक्स को त्याग दो, रेशियो पे कमांड बनाओ। तकलीफ होगी, तकलीफ सहो, लेकिन रेशियो पे कमांड बनाओ। समझ में आया? कितने बच्चों को यह सवाल समझ में आया है? सवाल का लॉजिक ये कि है मेरे भाई कि अगर आपके पास नमक पानी का घोल है, अगर आप उसको गैस पे रख के गर्म करोगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, नमक सेम रहेगा। जब नमक सेम रहेगा तो नमक पे फोकस करते हैं। नमक की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, नमक की मात्रा कैसे निकालते हैं? नमक की मात्रा अगर निकालनी है, अगर हमारे पास टोटल सॉल्यूशन है, कुल घोल में मल्टीप्लाई कर दीजिए नमक के परसेंटेज से, नमक के कंसंट्रेशन से। अब दो संख्याओं के गुणा सेम है, एक जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में। हमें टोटल सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन पहले 16.5% था, 20.9% हो गया, यानी कि 15 से 19 रेशियो ले लिया, तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी रिवर्स रेशियो में बदलेगी, 19 से 15। यानी कि सॉल्यूशन अगर पहले 19 था तो भाप जब मैंने गर्म किया तो 15 रह गया, 19 से 15 हो गया, तो कितना कम हो गया? 4 यूनिट। सवाल के अनुसार 4 यूनिट सॉल्यूशन कम हुआ। कितना कम हुआ? 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ा, तो 18 लीटर जो है सॉल्यूशन की मात्रा कम हुई। 4 किलो 18 लीटर, 4.5 गुना, तो 19 की वैल्यू भी 4.5 गुना। एक और सवाल करेंगे। इस बार के बालक तो सबसे खराब हैं। यू आर दी सबसे घटिया बालक टिल डेट। अब तक जितने भी बच्चे आए हैं सबसे घटिया बालक हो तुम। रेलवे लेवल 2 ग्रुप डी के पेपर का सवाल है, बनाइए। रेलवे का एक्स मान के कतई नहीं बनाना, रेशो ही सोचना है। या तो रेशो से करो या मत करो। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 90 ml ऑफ ए 38% शुगर सॉल्यूशन सो दैट इट बिकम्स ए 17.1% शुगर सॉल्यूशन? बोला है हमारे पास चीनी का घोल है जिसमें चीनी कितना है? 38%। अगर सवाल में आपसे बोला है 38% शुगर सॉल्यूशन, 38% चीनी का घोल, यानी कि उसमें चीनी की जो मात्रा है वो 38% है। हमारे पास चीनी पानी का घोल है जिसमें चीनी कितना है? 38%। कितना घोल है? 90 ml। चीनी पानी का 90 ml घोल है जिसमें 38% चीनी है। बोला कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी अपन को ऐड करना चाहिए कि चीनी का घोल 17.1% रह जाए, चीनी का कंसंट्रेशन 17.1% रह जाए। हमारे पास शुगर पानी का सॉल्यूशन है, हमारे पास शुगर वाटर का सॉल्यूशन है, हम वाटर ऐड कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो शुगर तो सेम रहेगा ना। तो शुगर की मात्रा कैसे निकलेगी? शुगर की मात्रा कैसे निकाली जाती है आप बताओ? अगर हमें टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटी पता है कि टोटल सॉल्यूशन कितना है, अगर हमें यह पता है कि टोटल सॉल्यूशन कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज ऑफ शुगर से, तो शुगर की क्वांटिटी आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बिल्कुल बेसिक बात है, टोटल सॉल्यूशन मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ शुगर, शुगर की क्वांटिटी, शुगर की मात्रा आ जाएगी। हम जो है मेरे प्यार भी वाटर ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड नहीं कर रहे, तो शुगर सेम रहेगा, शुगर सेम रहेगा। अब दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में दूसरी रिवर्स रेशियो में बदलेगी मेरे भाई। हमारे पास शुगर पानी का 90 मिलीलीटर घोल है। कितना घोल है? 90 ml। 90 मिलीलीटर घोल में चीनी कितनी? 38%। हमारे पास शुगर पानी का घोल है जिसमें 38% चीनी है। इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी ऐड करना चाहिए कि चीनी का कंसंट्रेशन 17.1% हो जाए? तो बताओ, चीनी का कंसंट्रेशन 38 से 17.1% हो गया, तो किस रेशियो में चेंज हुआ? 19 से जाएगा बेटा। 19 दूनी 38, 1.9 से काटते हैं 20 बार, ये 9 बार, 1.9 से काटा, 1.9 से, क्योंकि दशमलव में ना। 19 दूनी 38, 20 बार, 19 में 171, 20 रेशियो 9 आएगा, 1.9 से काटेंगे तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, 9 रेशियो 20। यानी कि अगर हमारे पास पहले 9 यूनिट सॉल्यूशन था तो अब 20 यूनिट हो गया।
9 से 20 यूनिट हो गया, तो हमने कितना ऐड किया? 11 यूनिट। कितना ऐड किया मेरे भाई? 11 यूनिट ऐड किया। हमारे पास इनिशियल सॉल्यूशन कितना था? 90 ml, तो 9 की वैल्यू 90 ml है। कितना हमने ऐड किया? 11 यूनिट, तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी? 110 ml। 9 की वैल्यू 90 है, 11 की वैल्यू 110, तो हमें 110 ml पानी मिलाना पड़ेगा, 110 ml वाटर ऐड करना पड़ेगा। यह आंसर है। ठीक है। आगे चलिए, अगला सवाल। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं तुरंत। कितने बच्चे इसको कर पाते हैं? गजब का सवाल, गजब का सवाल है ये। एक नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, एक नंबर, बेहतरीन सवाल। देर इज 26.4% ऑफ शुगर इन द 28 लीटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। हमारे पास चीनी पानी का घोल है 28 लीटर। चीनी पानी का 28 लीटर घोल है, उसमें 26.4% चीनी है। अब इस घोल को गर्म करते हैं। जब हम चीनी पानी के घोल को गर्म करेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा। 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। बोला है बचे घोल में कितने परसेंट चीनी होगी? अगर हम चीनी पानी के घोल को गर्म करेंगे, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन चीनी की क्वांटिटी तो सेम रहेगी। शुगर तो मेरे प्यारे भाई सेम रहेगी, शुगर। और शुगर कैसे निकाली जाती है? शुगर की क्वांटिटी कैसे निकलेगी मेरे भाई? टोटल सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? टोटल सॉल्यूशन कितना है इनटू इनटू उसमें परसेंटेज ऑफ शुगर कितना है, शुगर का परसेंटेज कितना है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अगर टोटल घोल को शुगर के परसेंटेज से गुणा कर देंगे तो शुगर की मात्रा आ जाएगी मेरे भाई, यही हो जाएगा। हमारे पास चीनी पानी का 28 लीटर घोल है, 28 लीटर चीनी पानी का। हमने इसको गर्म करा गैस पर रख के, 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। 28 लीटर में से 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, तो अब कितना घोल रह जाएगा? 22 लीटर घोल रह जाएगा, 22 लीटर सॉल्यूशन। भाई जब हम चीनी पानी के घोल को गर्म करेंगे, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन शुगर तो सेम रहेगी। जितनी शुगर पहले थी सॉल्यूशन में चीनी पानी के घोल में, अब भी उतनी रहेगी। और पढ़ाया है दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है, एक संख्या जिस रेशियो में बदलेगी दूसरी रिवर्स रेशियो में। अब ये मेरे प्यारे भी, अगर टोटल सॉल्यूशन पहले 28 लीटर था तो अब 22 लीटर हो गया। किस रेशियो में चेंज हुआ? 2 से कट गया, 14:11, 14:11। तो शुगर का कंसंट्रेशन रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, 11:14। शुगर का कंसंट्रेशन रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, 11:14। भाई पहले कितनी चीनी थी? 26.4% चीनी थी। 11 की वैल्यू 26.4% है। कितने गुना? 11 दूनी 22 और 4, 11 चौक 44, 2.4 गुना। अब कितनी चीनी हो जाएगी? अब शुगर का कंसंट्रेशन कितना आएगा? 2.4 गुना। 14 का 2.4 गुना, 14 दूनी 28 और 14 चौका 56, 28 और 5.6, 33.6%। यानी कि अब चीनी पानी के घोल में 33.6% चीनी होगी। अब 33.6% चीनी होगी। ठीक है, समझ में आया? अंजलि को कि तुम्हारा ध्यान जो है, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, आपका ध्यान इसको पढ़ने पे है ही नहीं। कंसंट्रेशन क्या होता है, टोटल सॉल्यूशन क्या होता है, ए गुणा कांस्टेंट रूल क्या होता है, रेशियो कैसे निकालते हैं, क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है।
कंसंट्रेशन क्या होता है, टोटल सॉल्यूशन क्या होता है, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल क्या होता है, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, किस रेशियो से घट रहा है। ये एक प्रोसेस है, आपका ध्यान उस प्रोसेस को समझने में नहीं है, आपका ध्यान है एक्स 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 एक्स। जब तक आप इस प्रोसेस से प्यार नहीं करोगे कैसे समझोगे, जब तक प्रोसेस से प्यार नहीं करोगे। इस चीज को रिदम में लाने के लिए बहुत प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। वो फोकस तभी आएगा जब आप एक लेवल ऊपर उठोगे। बचपन में एक्स मान के करते थे, फिर समझदार हुए 100 मान के करने लगे, और समझदार हुए एलसीएम मान के करने लगे, और समझदार हुए रेशियो से करने लगे। आज यहां पहुंच चुकी है दुनिया, यहां पे आप आज भी यहां रहना चाहते हो। अरे कैसे होगा, कैसे नौकरी लोगे, कैसे नौकरी लोगे। दुनिया यहां पहुंच गई, आप 4 सीढ़ी नीचे हो आज। अगर एक्स मान के सीख भी गए तो इसका फायदा क्या, पेपर में कर ही नहीं पाओगे, टाइम ही नहीं होगा। आजकल तो किताबों में भी एक्स मान के सॉल्यूशन नहीं दे रहे, किताबों में भी, किताबों में भी। जिस किताब में ज्यादा एक्स मान के सॉल्यूशन होते हैं तो बच्चा मना कर देता है, लेने मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो वाली किताब दे जिसमें रेशियो वाले सॉल्यूशन हो, तीर घुमा के। जमाना बहुत अपडेट हो चुका है। 5G के जमाने में 2G की स्पीड से चलने की मत सोचो, बुद्धि लगाओ। मैं जानता हूं तकलीफ होगी तुम्हें को, कि जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं है ऐसा, तकलीफ होगी। अरे तकलीफ को सहो, तकलीफ सह के ही आदमी बड़ा बनता है, तकलीफ को सहो। ये कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं है, दिस इज नॉट शॉर्ट अप्रोच, दिस इज कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट शॉर्ट अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट है। ये जो आपके सामने लिखा गया, ये कोई शॉर्ट अप्रोच थोड़ना है कि कोई ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल एक कॉन्सेप्ट है, कि दो संख्याओं की गुणा सेम है, एक जिस अनुपात में बदलेगी दूसरे उल्टे अनुपात में बदलेगी। दिस इज नॉट शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट है। हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं बिना एक्स लगाए। आप अपने आप को अपडेट ही नहीं करना चाहते, आगे चलेंगे ये बताएंगे। नेक्स्ट, समझ में आया। 5G के जमाने में 2G वाली चाल चाहिए, कैसे काम चलेगा। इस शीट में, इस शीट में 145 सवाल है। कितने सवाल है शीट में, 145। 145 सवाल। आप सोचो कि पहले मैं एक्स मान के बताऊं, फिर मैं कॉन्सेप्ट बता के, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पे आप कहते हो कि एक्स मान के बताइए पहले, फिर सर आप कॉन्सेप्ट बताओ, फिर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताओ। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जो एग्जाम में हम कर पाए, एक्स मान के तो पेपर ही पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे तो एक सवाल में 10 मिनट, 150 सवाल में 1500 मिनट, आप समझे 6 महीने तक परसेंटेज ही करते रहेंगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना क्या। समझ में आया। आगे चलिए, 19 हो गए ना। अब हम यहां पे सवाल करेंगे इस टाइप का, आखिरी टें 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 टें, ये 21वां करेंगे। ये बताओ जरा, एनटीपीसी का। चलो बच्चों इस सवाल का आंसर बताइए। अब चलो इस सवाल का आंसर बताइए। 10 लीटर में से, हमारे पास 10 लीटर सॉल्यूशन में से 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया, भाप बन के उड़ गया। शेष विलयन में 6% नमक पाया गया। शेष विलयन में कितना नमक पाया गया, 6%। पूछा है वास्तविक विलयन में नमक का परसेंटेज कितना था। वास्तविक विलयन में 10 लीटर से 2 लीटर उड़ गया, बचा 8 लीटर। ये टोटल सॉल्यूशन का रेशियो है मेरे भाई। कंसंट्रेशन का रेशियो रिवर्स होगा, 10-8 का रेशियो 5-4, ये रेशियो होगा 4-5। अगर शेष विलयन में 6% है, 5 किलो 6% है, 1.2 गुना अभी, ये भी 1.2 गुना आ जाएगा, 4.8%। एक टैलेंटेड लड़के को इतना टाइम लगे मात्र 5 सेकंड। 5 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है ये, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। एक बात बताओ, ये जो मैं आपको लिख रहा हूं ना, ये जो मैं आपको लिख रहा हूं,
है ना, ये लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं, ये सेम लिख रहा हूं। ये लिखना भी क्राइम है। नौकरी तो उस दिन लगेगी जिस दिन ये लिखना भी बंद कर दोगे, ये लिखना भी बंद कर दोगे, जिस दिन केवल इतना करोगे। लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, वो आप करने को राजी नहीं। केवल इतना करना, पेपर में इतना यहां तक लेके आना है। सॉल्यूशन 10 से 8 हो गया। सॉल्यूशन 10 से 8 हो गया मेरे प्यारे भाई। कंसंट्रेशन रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा 8 से 10। 2 लीटर पानी उड़ने के बाद शेष विलयन में 6% नमक है। अब कितना नमक है? 6%। 10 किलो 6% है, 0.6 गुना। ओरिजिनल में कितना नमक था? 0.6 गुना, 4.8%। ठीक है भाई। ओके। चलो चलो, जैसे ये सवाल है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन। अगर मैं इस सवाल को एक्स मान के या बेसिक से करना चाहूं, मुझे लगता है टाइप तो आपका क्लियर हो गया है। लेकिन अगर इसको हम बेसिक से एक्स मान के करना चाहें तो कैसे करेंगे? हमारे पास एक घोल में 16.5% नमक है, 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है। अब नमक की सांद्रता 20.9% है। अब नमक 20.9% है। पूछा है सॉल्यूशन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। मान लिया सॉल्यूशन की प्रारंभिक मात्रा, जो भी आपसे पूछेगा उसको आप एक्स लीटर मान लीजिए, कि मान लिया सॉल्यूशन की प्रारंभिक मात्रा एक्स लीटर थी। हमारे पास एक सॉल्यूशन है नमक पानी का, पानी भाप बन के उड़ गया 18 लीटर। पानी भाप बन के उड़ गया तो नमक तो सेम रहेगा। पानी भाप बन के उड़ गया तो नमक तो सेम रहेगा ना मेरे भाई। नमक की क्वांटिटी को बराबर कर दो बस। हमारे पास एक्स लीटर का सॉल्यूशन था। पहले कितना नमक था? एक्स का 16.5% नमक था पहले। पहले कितना नमक था? एक्स का 16.5%। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। पहले इतना नमक था। अब 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। एक्स लीटर था, 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। अब कितना रह गया सॉल्यूशन? अब सॉल्यूशन रह गया एक्स माइनस 18 लीटर। अब सॉल्यूशन एक्स माइनस 18 लीटर रह गया। और अब सॉल्यूशन में कितना नमक है? अब एक्स माइनस 18 लीटर के सॉल्यूशन में 20.9% नमक है। कितना नमक है? 20.9%। अब नमक की मात्रा इतनी है। पहले इतना नमक था एक्स लीटर का 16.5%। अब एक्स माइनस 18 लीटर में कितना नमक है? 20.9%। नमक की मात्रा को बराबर कर दो, यहां से कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा। ये है बेसिक। लेकिन ये चीज बहुत पीछे छूट गई मेरे भाई, ये बहुत आउटडेटेड हो गया। नहीं करना है, नहीं सीखना है। रेशियो पे कमांड बनाइए, रेशियो पे। रेशियो एक ऐसा तरीका है, रेशियो जो नसों में बिठाना पड़ता है। एक ऐसी आ जाता है मेरे भाई, एक ऐसी स्टेज आती है कि सवाल को देखते ही बच्चा खुद रेशियो पे ही उसका हाथ चलता है। समझ में आया? ठीक है। मुझे लगता है ये टाइप आपको समझ में आया होगा था ना। इस टाइप के लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी ज्ञान चाहिए था, पर मैंने आपको वो ज्ञान भी दिया। कर लोगे? इस टाइप का सवाल कर लोगे आप? क्या इस टाइप का सवाल कर लोगे आप? हाँ या ना बताइए। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? ठीक है जी, कर लेंगे। चलो, इसके आगे करेंगे कल। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज बेस्ड, परसेंटेज ब्रेक मेथड, और एग्जाम परीक्षा वाले सवाल, मार्क्स वाले सवाल। ठीक है ना, मार्क्स वाले जो सवाल आते हैं, मार्क्स वाले और परसेंटेज ब्रेक मेथड। कल की क्लास में ये दो कॉन्सेप्ट करेंगे हम। आज इतना ही। समझ में आया? ऐसा कुछ भी नहीं अंजलि, बस तुम्हारे दिमाग का बहम है ये।
ठीक है जी। कल करते हैं अब, ठीक है, आज इतना ही। आप में से आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर किस किस बच्चे का है? आप में से कोई ऐसा है जिसका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है कोई ऐसा आरपीएफ कांस्टेबल का? अभी आपने कोई फॉर्म नहीं भर रखा? एनटीपीसी का पेपर है, ग्रुप डी का पेपर है किसी का पेपर आप में से? अगर आपका पेपर है तो देखिए, हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन, आप डाउनलोड कर लो। वेबसाइट भी है, गूगल पे आप वेबसाइट पे भी अकाउंट बना सकते हो। यहां पे जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे आप एसएससी के फॉर्म भरोगे तो एसएससी के देखो इतने सारे पेपर हैं। एमटीएस का है, सीपीओ का है, जीडी का है, सीजीएल है, सीटीएल है। इन सभी एग्जाम के पिछले 5 साल के, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आएंगी, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी आएंगी, इनके 5 साल के मेरे भाई। एनटीपीसी है हमारा, ग्रुप डी है, टेक्नीशियन का पेपर है रेलवे का। अब यूपी पुलिस दरोगा की भर्ती आएंगी, तो यूपी पुलिस दरोगा के भी पिछले मेरे प्यारे भाई 2021 के 13 सेट यहां पर फ्री डले हुए हैं। तो इस एप्लीकेशन पर पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री अपलोड हैं। तो जो भी आपका पेपर है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके पिछले 5 साल के नजदीक में जो भी आपका पेपर उसके टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाया करो। ठीक है, सबने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही ली होगी अब ये। कल मिलेंगे अब इसी टाइम। बाय।